एशियाई अध्ययन केंद्र के सहयोग से हिंदी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मंच पर आसीन इस सत्र के मुख्य वक्ता हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक चिंतक गुरुवर प्रोफेसर शंभुनाथ जी, मंच पर आसीन प्रोफेसर सिंह साहब, प्रोफेसर चट्टोपाध्याय जी, डॉक्टर अमित राय जी, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार शर्मा जी, सामने आसीन प्रोफेसर संतोष भदौरिया जी, प्रोफेसर कृपाशंकर चौबे जी, डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर प्रियंकर पालीवाल जी, डॉक्टर रामानुज अस्थाना जी, डॉक्टर चित्रा माली जी और अन्य सभी विद्वत्वर्ग जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी शोधार्थी और विद्यार्थी। सबसे पहले मैं विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन केंद्र को धन्यवाद देता हूँ कि जिनके सहयोग से यह आयोजन यहाँ संपन्न हो रहा है और आप सभी विद्वानों की उपस्थिति के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। विश्व भाषा हिंदी की संघर्ष यात्रा, इस विषय पर थोड़ी देर पहले जब मैं सुन रहा था प्रोफेसर शंभुनाथ जी को, तो मुझे लोकसभा में डॉक्टर लोहिया ने जो एक बात कही थी वह याद आ रही थी। निर्वाचित होने के बाद जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहुंचे थे लोकसभा में, तो उन्होंने अपने भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करते हुए एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि पंडित जी, आप जब संसद में बोलते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं और जनता के बीच जब वोट मांगने जाते हैं तो हिंदी में बोलते हैं। यह जो आपकी रीति नीति है यह बहुत ही गलत है और इस देश के साथ न्याय नहीं करने वाली है। उन्होंने सीधे तौर से जोखिम मोल लेते हुए कहा था कि आप विजी हुआ हैं। विजी हो शब्द का अर्थ होता है मित्रों सांप हो। पहले व्याख्यान में अपने देश के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता को इस विशेषण से संबोधित करने का साहस वही व्यक्ति कर सकता था जिसे अपने देश से, अपने देश की जनता से और अपने देश की भाषाओं से अगाध प्यार हो। राम मनोहर लोहिया उसी तरह के व्यक्ति थे, अपने देश की भाषाओं से अपार प्यार करने वाले। और आपने देखा है राम मनोहर लोहिया जी के व्याख्यान आपने सुने नहीं है लेकिन पढ़े जरूर हैं। हम सब लोगों ने वो व्याख्यान पढ़े हैं। राम मनोहर लोहिया की चिंता बहुत व्यापक चिंता थी और बहुत बड़ा जो विभाजन है उसकी ओर संकेत कर रहे थे, उसकी ओर हमें सावधान कर रहे थे, उसके खतरों से सावधान कर रहे थे। प्रोफेसर शंभुनाथ जी जिस खतरे से सावधान कर रहे थे, और जब उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अन्याय हो रहा है हिंदी के साथ, और हिंदी के साथ जब अन्याय हो रहा है मित्रों, तो केवल 60-70 करोड़ हिंदी भाषियों के साथ ही अन्याय नहीं हो रहा है, यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से भी अंग्रेजी और मैंडारिन के बाद सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। इसमें कहीं किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो जो इसका प्राप्य है, जो मिलना चाहिए इसको, वह नहीं मिल पा रहा है। यह सबसे बड़ी बाधा है हिंदी के विश्व भाषा के रूप में स्वीकृति के मार्ग में। मैं जब प्रोफेसर शंभुनाथ जी को सुन रहा था तो मुझे एक बात और याद आ रही थी।
जयशंकर प्रसाद का बेहतरीन नाटक है, कालजयी नाटक उसको माना जा सकता है, चंद्रगुप्त। उसमें चाणक्य से संवाद करते हुए एक बात कहता है कि अब इस पर वार्तिक लिखने का समय आ गया है, इस टीका लिखने की अवधि है, पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या करने की जरूरत है। वो कहते हैं, चाणक्य कहते हैं कि भाषा ठीक करने के पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। मनुष्य अगर ठीक होगा भाषा ठीक हो जाएगी, मनुष्य अगर ठीक नहीं होगा तो भाषा उसी तरह से रहेगी। माँ अगर ठीक नहीं होगी तो उसका बेटा जो माल में जा रहा है उसके साथ उसका आंचल पकड़ के वह ठीक नहीं होगा, कतई नहीं ठीक हो सकता है। बीमारी की जड़ जहाँ है हमको उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। बीमारी की जड़ हमारी मानसिकता में है, हमारा मानस औपनिवेशिक मानस है। इसी औपनिवेशिक मानस की रचना उस दौर में हो रही थी जिस दौर में विद्यासागर जी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने कहा था कि मैं जानता हूं लेकिन बताऊंगा। वो साहस कर सकते थे क्योंकि अंग्रेजी की चर्चा हो रही थी, अंग्रेजी थिएटर की चर्चा हो रही थी। यह साहस उनमें था, हमारे पुरखों में वह साहस था। वह साहस आज कम हो गया है। इसी तरह का साहस उसी दौर के एक बड़े विचारक, इसी भूमि के अनमोल रत्न बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कर रहे थे जब उन्होंने 1878 ईस्वी में एक निबंध लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का जो भद्र लोग है, जो बाबू वर्ग है, बाबू वर्ग बंगला मुहावरा जानते हैं आप, कि बाबुओं के लक्षण उन्होंने बताया, कहा कि बाबू 10 रूपों में मिलते हैं। कलयुग में इसके 10 रूप हैं, जिसमें संपादक है, जिसमें प्रिंसिपल है, जिसमें अखबार नवीस हैं, जिसमें डॉक्टर हैं, जिसमें और कुछ कई तरह के लोगों का उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि इसकी जो लक्षण है, 2-3 लक्षणों की उन्होंने खास तौर से चर्चा की थी और उसमें कहा था कि यह वर्ग नहाने के समय तेल से घृणा करता है, तेल लगाना बहुत पिछड़ेपन की निशानी मानता है, और खाने के समय अपनी उंगलियों से घृणा करता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि चम्मच से खाना शुरू हो चुका था हमारे देश में, यह औपनिवेशिक मानसिकता शुरू हो चुकी थी और आज कितने बड़े रूप में, कितने विकराल रूप में यह हमको घेर चुकी है। हम उसमें घिर चुके हैं कि अगर किसी पार्टी में जाते हैं, भोज में जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, अगर बेरा उसके साथ हमारे सामने जो प्लेट रखता है उसमें चम्मच रखना भूल जाए तो डांट खा जाता है। हमारा भरोसा अपनी उंगलियों पर से हट गया है, उंगलियों का भरोसा नहीं करते हैं, चम्मच का भरोसा करते हैं। ये मित्र वहां से आया है, कहाँ से लिया हमने? हमारा मानस पूरी तरह से औपनिवेशिक बहुत बुरी तरह से जकड़ चुका है, उसमें जकड़ चुका है। और एक तीसरा लक्षण उन्होंने बताया था कि बाबू जो है वह अपनी भाषा से घृणा करता है, बोलने के समय अपनी भाषा से घृणा करता है। यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर मान रहे थे, यह हमारे उस दौर के सबसे बड़े लेखक बंकिम चंद्र मान रहे थे, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। आप यह देखिए, धूमिल इसी कारण, इसी चिढ़ से कहीं न कहीं कहते हैं, कविता को परिभाषित अपने ढंग से करते हुए कहते हैं कि मित्रों कि कविता और कुछ होने से पहले भाषा में आदमी होने की तमीज है। अगर आदमी नहीं है तो आप कविता क्या लिखेंगे, आप भाषा का व्यवहार क्या करेंगे? पहले आपको आदमी तो होना पड़ेगा, और आदमी अगर आप हैं तो आदमियत आप में तभी आएगी जब अपनी बूढ़ी माँ से आप घृणा नहीं करेंगे, जब उसको अपने घर में रखते हुए आप शर्मिंदगी महसूस नहीं करेंगे। आपका बास आ रहा है, आपका बास आपके घर में आ रहा है, आज आपका मेहमान है वह, और अपनी बूढ़ी माँ को छिपाने की चिंता आपके लिए सबसे बड़ी चिंता है। आप याद कीजिए भीष्म शाहनी की अमर कहानी चीफ की दावत, सबसे बड़ी चिंता उसकी वही है कि बूढ़ी माँ को कहाँ छिपाए। ये शर्मिंदगी है उसके पास, यह आदमी नहीं है वह। जो व्यक्ति अपनी माँ को सामने नहीं लाना चाहता है, माँ को देखकर शर्मिंदा होता है, वह
अपनी भाषा से कभी प्रेम नहीं कर सकता। माँ से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही अपनी भाषा से प्रेम करेगा। यह हम भूल गए हैं मित्रों। हमारे पूर्वजों ने यह संघर्ष किया है। अमीर खुसरो से आरंभ हुई हिंदी की यात्रा, संघर्ष यात्रा, यह मामूली दौर की यात्रा नहीं है। वह आप याद कीजिए, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, नानक, तमाम लोगों के माध्यम से हिंदी ने अपनी पहचान कायम की है। अगर इन लोगों का साहित्य, इन लोगों का कालजयी साहित्य नहीं आया होता तो दुनिया के सामने हम अपना सीना चौड़ा करके बात नहीं कर पाते। कहीं न कहीं इन सब लोगों के द्वारा किया गया संघर्ष हमारी रगों में बहता है और यह हमारी ताकत का एक बड़ा प्रमाण है मित्रों। मैं समझता हूँ कि इस दौर में हमको अपने इन पुरखों को याद करते हुए, इन लोगों ने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष को याद करते हुए अपनी यात्रा की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें केवल पीछे नहीं देखना है, हमें आगे देखना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के ही मुहावरे का अगर इस्तेमाल करूं मैं, तो दो तरह के लोग होते हैं। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति वह होता है जो पीछे देखो दृष्टि वाला होता है, दूसरा वह भी व्यक्ति होता है जो आगे देखो दृष्टि से संपन्न होता है। तो हमें केवल पीछे देखने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि पीछे देखने के साथ साथ आगे देखने वाले व्यक्ति के रूप में भी अपनी पहचान बनानी होगी। और मुझे लगता है कि हिंदी से जुड़े हुए हम सब लोगों का यह दायित्व है कि हम अपनी भाषा से प्रेम करें और उसको बरतने के समय लज्जित किसी भी स्तर पर ना हो। अगर हमने यह भाव जग पाता है तो मुझे लगता है कि हम केवल अपनी भाषा से प्रेम करना नहीं बरकरार रखें, बल्कि अपने देश की जनता से भी, इस देश की मिट्टी से भी प्यार करना ढंग से सीख पाएंगे। हिंदी विश्वविद्यालय के इस आयोजन में मुझे सचमुच बहुत प्रसन्नता है कि इतनी अच्छी खासी संख्या में यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, हिंदी से और अपनी मातृभाषाओं से प्रेम करने वाले लोग इतनी अच्छी खासी संख्या में इसमें भागीदारी कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप सब के प्रति और ख़ास तौर से इस केंद्र के प्रति विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा।